नमस्कार दोस्तों। गोदी मीडिया साजिशों में, नफरत में फंसा हुआ है और वह नफरत फैलाने के लिए काम करता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ने के लिए जिम्मेदार है वो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग करती है। जो सरकार अपने नागरिकों को संरक्षा देने की जिम्मेदारी है वो अपने नागरिकों के अधिकार छीनती है और वो सरकार रियल्टर्स बन जाती है, यानी रियल एस्टेट का धंधा करने लगती है। और हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, एनडीए के राज में, नरेंद्र मोदी के राज में स्पीकर को भी अपने अधिकार खतरे में लगते हैं और उपराष्ट्रपति यानी सभापति को राज्यसभा के, उनको भी विपक्ष से इतना डर लगता है कि कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं। जी हां, इस वक्त कमोबेश इसी तरह के हालात। जब से 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, विपक्ष एक मजबूत स्थिति में आया है। 10 साल बाद देश को नेता प्रतिपक्ष मिला है, तब सत्ता पक्ष डरा हुआ दिखाई देता है। इतना डरा हुआ दिखाई देता है कि उसे लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए। आज संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऑफिस में मिलने सफाई कर्मी आए। बड़ी मुश्किल से उन्हें आने की अनुमति मिली और उनके ऑफिस में ही जब मछुआरों का डेलीगेशन मिलने आ रहा था और जब मछुआरे आ रहे थे, किसान आ रहे थे, कुछ और लोग थे, तो उन्हें रिसेप्शन पर रोक दिया गया, उन्हें पास नहीं दिया गया। अंत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके पास खुद पहुंच जाते हैं। सरकार डरती हुई नजर आती है। अब इस सरकार को किसानों से डर है, इस सरकार को मछुआरों से डर है, इस सरकार को गरीब गुरबों से डर है। यही तो राहुल गांधी कहते हैं कि इस 90% से तुम डरते हो, उसकी बात नहीं करते हो, बजट बनाते हो तो उसे शामिल नहीं करते हो और कहते हो ये भारत का बजट है, ये भारत की सरकार है। तो भारत की सरकार में क्या हो रहा है? भारत की सरकार जो कहती है हम 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार, उस सरकार में इस देश की एक बड़ी आबादी का हक, उसकी अपने तमाम जो धार्मिक विश्वास है उन सबको तोड़ने का काम चल रहा है। और सरकार रियल एस्टेट की तरह से काम कर रही है। रियल्टर्स की तरह जब काम करती है तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा। आज सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया। सरकार ने वायनाड में 400 से अधिक लोग मर चुके हैं, 140 लोग अभी भी लापता हैं, बावजूद इसके उस पर कोई वो नहीं लेके आए, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कैसी आपदा आई है, वो चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसी आपदा आई है, वो चर्चा नहीं कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कैसी आपदा आई, वो असम की आपदा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो देश के तमाम हिस्सों में आई आपदा की चिंता नहीं कर रहे। लेकिन उन्हें जमीनों पे कब्जे का काम, इस बात को अखिलेश यादव ने बड़े अच्छे ढंग से कहा कि यह सरकार भारतीय रियल एस्टेट पार्टी, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो यह भारतीय जमीन पार्टी है। और जब यह भारतीय जमीन पार्टी हो तो जमीनों पे कब्जा करने का काम करती है। इसको लेकर के कांग्रेस के सहारनपुर से एमपी वो बताते हैं, इमरान मसूद, कि किस तरीके से यह संविधान सम्मत है
जो हमारा वक्फ बोर्ड है, और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो उसको आप जो है संशोधित करके असल में रियल एस्टेट के लोगों को कब्जा कराना चाहते हैं। आप कब्जा कराना चाहते हैं उन लोगों को जो अवैध रूप से उस पर काबिज, उनके लिए यह ला रहे। उदाहरण देख लीजिए, जो मुकेश अंबानी का मकान बना हुआ है मुंबई में आलीशान, इस देश का सबसे महंगा मकान है, वह मकान वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे बना है। यह केस हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट से नोटिस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन प्रभावशाली होने का फायदा है, तमाम लोग उनके यहां शादी में जाते हैं तो इसका लाभ मिलता है, तो इसलिए कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। लेकिन जो सच है उन्हें कैसे बचाया जाए इसके लिए वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियों पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कब्जा है, और जब इस पर इसकी सत्यता को लेकर चर्चा होती है तो गोदी मीडिया क्या करता है? गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सामाजिक कार्यकर्ता कह के बैठाता है। उदाहरण इसके मौजूद, इतने उदाहरण मौजूद हैं कि आता है कि किस तरह की साजिशें रची जाती हैं और इस देश में चल क्या रहा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से, एक है नाजिया इलाही खान। अब आप ये देखिए, लिखती है नाजिया इलाही खान, ये भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी, लेकिन जब गोदी मीडिया इन्हें बैठाता है तो कहता है ये सामाजिक कार्यकर्ता है। ये गोदी मीडिया कौन से हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो आप ये समझिए कि इन्हें गोदी मीडिया सामाजिक कार्यकर्ता कह के बैठाता है। यह इस बात का सबूत है कि आप इससे देखें सामाजिक कार्यकर्ता। तो मैं इसलिए नहीं ये वीडियो लगाता हूं क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, नहीं तो बहुत सारी चीजें मैं आपको इस तरह से भी दिखा सकता हूं। बहरहाल यह एक सत्य है, तो इस तरह से होता। इसीलिए जब विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, ये तमाम दल जब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये नफरत का खेल, ये जमीनें लूटने का खेल नहीं चलेगा, हम यह नहीं होने देंगे, तब घबरा जाते हैं। हमें याद है गांधी जी को बदनाम करते थे कि नोआखली गांधी जी गए थे जो जहां पर दंगे फसाद हो रहे थे, देश की आजादी के वक्त में वो दिल्ली में नहीं मौजूद रह पाए क्योंकि वहां वो लड़ रहे थे, शांत करा रहे। तो प्रचारित किया जाता है इन दंगाइयों द्वारा, यानी भाजपाइयों द्वारा, कि वो वहां पर गए थे मुसलमानों को बचाने, जबकि सत्यता यह है कि वहां पर वो हिंदुओं को बचाने गए थे और उन्होंने बचा भी लिया था। यह बड़ी बात है। और उसके बाद जहां पर दूसरे और लोग हैं, साजिश करते हैं, उनका क्या है? उनकी बात नहीं करेंगे। तो ये साजिशें रची जाती। जब इन सारे मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव बात कर रहे थे तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमें लगता है कि स्पीकर साहब के अधिकारों में भी कटौती हो रही है, तो हमें उनके अधिकार बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, उसका संरक्षण करने के लिए लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बौखला जाते हैं और हालत यह हो जाती है कि अमित शाह खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो विपक्ष के स्पीकर नहीं है, वो हमारे स्पीकर हैं और हम उनके अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। अब आप एक चीज समझिए, यह हालत हो गई है, यूं बौखलाने लगे। नरेंद्र मोदी तो संसद के नाम से ही डरते हैं, तब यह स्थिति होती। लेकिन अब उनके तमाम सारे नेता जो खुद को बाहर पहुंच के जाने कितना बड़ा शेर बताते हैं, वो डरे हुए नजर आते हैं। और उसी डर को देखने को मिला राज्यसभा में। राज्यसभा में जब यह मुद्दा उठाया गया कि विनेश फोगाट के साथ हुए अन्याय पर चर्चा हो,
तो उसकी अनुमति नहीं दी सभापति यानी धनखड़ ने, जो उपराष्ट्रपति भी है। और जब नहीं दे रहे थे तो इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बोला, डेरेक ने बोला, और इन सब ने जब बोला तो इतना बौखला गए कि सदन से कह के चले गए कि हमें जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है और सब किया जा रहा है, मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूं कि सदन चलाऊं। अब आप समझिए, उस पर चर्चा ना हो इसके लिए चले जाते हैं, यह नहीं कि उसकी अनुमति दे दें। चर्चा करा लीजिए कि क्या साजिश हुई है, क्योंकि साजिश पर चर्चा होगी तो नरेंद्र मोदी का नाम आएगा, नाम आएगा भारतीय जनता पार्टी का, नाम आएगा उनके तमाम सारे उन नेताओं का जिन्होंने साजिश रची। इसलिए भाग खड़े होते। लेकिन उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हमारे पास इतना संख्या बल नहीं है, नहीं तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज देते और इस तरह से सम्मान देते। भाजपा कहती कि हाँ आप खड़ा कीजिए, हम भी साथ देंगे, तो नहीं तैयार है उसके लिए। अब आप समझिए कि इस तरह की साजिशें होती। तब विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट आके बोलते हैं कि अरे क्या दिया, वो इसकी लड़ाई नहीं लड़ते कि विनेश के साथ गलत हुआ, वो इसकी लड़ाई नहीं लड़ते कि विनेश और उनके साथियों को कैसे घसीटा गया, क्या क्या किया गया। उनकी बेटी बबीता फोगाट और गीता फोगाट को वो भाजपा में शामिल करा देते हैं। अब आप सोचिए, गीता फोगाट को नौकरी किसने दी थी? कांग्रेस शासन में ही उन्हें सब इंस्पेक्टर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुई, उनकी बेटी, और इन्होंने समर्थन किया तो उसे डीएसपी बना दिया। यह हुआ था। और दूसरी तरफ जिस तरह तो यह स्थिति है कि खिलाड़ियों के यौन शोषण पर नहीं बोलते हैं, वो यहां पर बोलते हैं। इस तरह से भाजपा साजिशें का दौर है, तो ये साजिशें रची ही जाएंगी। जमीनें हड़पने से लेके हर चीज की साजिश रची जाती है, और वैसा ही होता है। ईडी सब चिल्लाते हैं, ईडी ने यहां छापा मारा, ईडी ने वहां छापा मारा, ईडी ने ये किया, ईडी ने वो किया। बड़ा बड़ा प्रचारित होता है कि आज किसी अखबार ने छापा है कि ईडी का एडिशनल डायरेक्टर मुंबई में गिरफ्तार किया गया है 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए। इसके पहले याद करिए 2023 में ईडी का ही अफसर शराब घोटाले के मामले के आरोपी से 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले चेन्नई में ईडी का अफसर और टीम पूरी रिश्वतखोरी करते हुए गिरफ्तार की गई थी, और ईडी के लोग गिरफ्तार किए गए थे राजस्थान में, कहां कहां नहीं हुए। और जब इस तरह की चीजें होती हैं, तब नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं निकलती, लेकिन इस पर निकलती। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां चाहिए, उन्हें वो करना है। तो विपक्ष ने आज ताकत दिखाई, और विपक्ष की ताकत का यह ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई, और अब उसने कहा कि हम इसे बिल को जेपीसी के लिए भेजेंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसकी मांग बार बार तमाम चीजों को लेके राहुल गांधी और सब लोग करते रहे कि राफेल की जांच जेपीसी से करा लीजिए, इसकी करा लीजिए, उसकी करा लीजिए। ये लोग नहीं तैयार हो। लेकिन आज सबसे बड़ा दुख का विषय कि ये रियल एस्टेट का धंधा इस तरह से खोलने का एक काम हो रहा था, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये सब आज भाजपा के साथ उस अन्याय में खड़े थे। वही स्थिति है कि कौरव पांडव की लड़ाई हो रही थी, और कैसे सत्ता के लिए लोग दुर्योधन की सरकार से डरते थे और उसके साथ खड़े हो जाते थे। आज वही स्थिति देख, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में आज पूरा विपक्ष एक होकर के खड़ा हुआ, और यह हालत हुई। कम संख्या वाला विपक्ष भाजपा को डरा देता है। अमित शाह डर जाते हैं, बोलने लगते हैं। तो यह इस बात का संदेश है कि अब यह स्थिति नहीं,
इसके अलावा साजिशों का चूंकि दौर है तो ये चलते रहेंगे, वही साजिशें होती हैं। उन्हीं साजिशों में यह आता है कि जिस तरीके से इस देश में तमाम साजिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश में हो, देश की सीमाओं पे साजिश हो रही। हमारी समझौता एक्सप्रेस जो थी, उसका आधे से अधिक समझौता एक्सप्रेस आज पाकिस्तान के कब्जे में है। उसको भारत सरकार नहीं ला पाती। भारत सरकार बांग्लादेश से दोस्ती की बात करती थी, लेकिन वहां से जब आता है अपने लोगों को बचाने की बात कि चलिए जाइए बचाइए उन हिंदुओं को, तब हिम्मत नहीं आती है। वहां के मुस्लिम खड़े हो रहे हैं उनके लिए दीवार बन के, उन्हें बचाने के लिए। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री वहां नहीं जाता है कि बचाव के लिए काम करे। वैसे ही जैसे जब बाढ़ आई, तमाम संकट आया हिमाचल में, तो भाजपा का कोई नेता वहां नहीं गया कि मदद करे। वहां जो सांसद जीत के आई हैं, कंगना रनौत, उन्हीं के क्षेत्र में था, वो भी नहीं गई। नहीं गया अनुराग ठाकुर। क्या कहा, जब सुरक्षित हो जाएगा तब जाए। आप इससे समझ सकते कि ये लोग इतने डरते। इसी तरीके से वायनाड में आपने देखा, वायनाड में कोई मदद को नहीं किया। वहां के लोग थे या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो उत्तराखंड में आई तो वहां पर कांग्रेस के लोग मदद कर रहे थे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां का मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो से काम कर रहा था, उनके मंत्री कर रहे थे। तो यह अंतर है दोनों। उधर जम्मू कश्मीर में आई हुई, वहां पर भी ये नहीं दिखाई दे रहे, तो वह ब्लैक है। तो आप इससे समझिए, ये इस तरह से साजिशें रचने वाले लोग हैं, सिर्फ वही कर सकते। तो ये कहीं मदद के लिए नहीं जाए, ये यही खेल करे। तो वैसे ही पाकिस्तान से वो रेल नहीं ला पा रहे हैं अब तक, समझौता एक्सप्रेस जो है, और उसे शुरू भी किया था अटल बिहारी वाजपेयी। बड़ा प्रेम दर्शाया था। नरेंद्र मोदी प्रेम दर्शाने जाते थे, कभी बिरयानी खाने, कभी उनकी अम्मा को नवाज शरीफ की साड़ी लेके जाते थे, उनके पांव छू के आशीर्वाद लेते थे। तो वह दिन याद है। दूसरों को न जाने क्या क्या कहेंगे, खुद की स्थिति ये। वहां से इनके लिए आम आते थे और बहुत कुछ आता था। तो ये नफरत वाले लोग आपको लड़ाएंगे, आपकी चीजें हड़पेंगे, लेकिन वास्तव में वहां जाके पांव पड़ेंगे, जैसे सऊदी अरब के सुल्तान के यहां जाते हैं, वहां पांव पड़ते हैं, गले लग। यह है इसलिए जरूरत। आज वह पवित्र दिन है जब महात्मा गांधी ने मुंबई की धरती से, तब बॉम्बे था, बॉम्बे की धरती से 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और उसने यह हालत कर दी थी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा, और भारत के लिए उन्हें इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट लेके आना पड़ा। और वह एक्ट आया जिसके कारण हमें आजादी मिली। वह लड़ाई आज शुरू हुई थी। तो जरूरत आज भी उसी की है कि उसी तरह से लड़ाई छेड़ी जाए कि कैसे आजादी मिलेगी। उनसे जो किसानों से नफरत करते हैं, मछुआरों से नफरत करते हैं, जो नफरत करते हैं और दूसरों से, और दूसरे दलों के नेताओं को फर्जी फंसाने का काम करते हैं, झूठे मुकदमे बनाते हैं, उन लोगों से इस देश को बचाने की जरूरत है। तो वही लड़ाई आज भी लड़ने की जरूरत है, क्योंकि उस समय यही संघी भाजपाई जो है आज, वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान चली गई, वो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी और कह रहे थे, साहब आप मत जाओ देश छोड़ के, हम आपके साथ हैं। तब कांग्रेस के 7.5 लाख लोगों ने शहादत देके, शहीद होकर के इस देश को आजादी दिलाई थी। जैसे बांग्लादेश को जब आजादी की बात थी, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने भूमिका निभाई थी और
दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर कराया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का मैं जनरल सरेंडर कराया। उस समय उस आंदोलन में 5 लाख बांग्लादेशी लोग शहीद हुए थे। आज वहां पर अराजकता की स्थिति, लेकिन यह अराजकता की स्थिति इसलिए है क्योंकि तानाशाही हो गई। वही तानाशाही यहां की जा रही है, एक कौम के साथ, एक जातियों के साथ, कुछ धर्मों के साथ, और इस तरह से करके देश को बर्बाद किया जा रहा है। तब जरूरत है आज हम फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह से फिर से वह मूवमेंट खड़ा करें कि हमें ऐसे लोगों को निकाल बाहर करना है जो इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं, इस देश की बेटियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं।